हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋषभ गुप्ता एंड वेलकम टू एक्नो रिसर्च क्लासेस। तो फाइनली तुम लोग क्लास 10th में आ गए। बेहद ही अच्छा लग रहा होगा कि आज क्लास 10th में आ गए और अब नए नए चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे और भी नई नई चीज़ें हम लोग को क्लास 10th में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? नाम है उसका पावर शेयरिंग। क्या नाम है उसका? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग एक वर्ड, ठीक है। पावर शेयरिंग जो ये वर्ड है, पावर शेयरिंग वर्ड से आप लोग क्या समझते होंगे? पावर को क्या किया जा रहा है? स्पेशली तौर पर पावर को एक से दो लोगों के बीच, दो से तीन लोगों के बीच में क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है, ठीक है। पावर शेयरिंग वर्ड है तो इससे हम लोग जनरली आमतौर पर भी हम लोग यही समझ रहे हैं कि पावर को शेयर किया जा रहा है। कहाँ शेयर किया जा रहा है? तो एक से दो, दो से तीन लोगों के बीच में उसको क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पावर शेयरिंग के बारे में। और पावर शेयरिंग में क्या थीम है, स्पेशली जो चैप्टर का थीम है, या फिर इनमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स भी हैं इन लोग में, उन लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब राउंड अप किया जाए तो हम लोग ऑल चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फिर अब देखिए, क्लास 10 का सिविक्स जो है, क्लास 10 का सिविक्स जो है उसका पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग है। का मतलब पावर को शेयर कर रहे हैं। पावर शेयरिंग इसी का मतलब है कि खुद से आप लोग एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो है खुद से, ये वर्ड पावर शेयरिंग जो वर्ड है, ये खुद से एक्सप्लेन कर रहा है कि पावर को क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पावर को शेयर किया जा रहा है। आपको आप ही इमेजिन कीजिए, आपको ये वर्ड है जो पावर शेयरिंग, इससे आपको क्या लगता है? पावर शेयर किया जा रहा है मतलब पावर को बांटा जा रहा है। जब पावर बट बांटा जाता है तो क्या होता है? पावर जब बांटा जाता है, ठीक है, पावर जब बांटा जा रहा है तो क्या हो रहा है? पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया गया तो वो क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं? पावर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है तो क्या हो गया? कम हो गया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास 10 रुपीज़ है। क्या है? आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके घर में कोई मतलब फैमिली आए हुए हैं, या फिर आपकी छोटी सिस्टर जो है या ब्रदर है, जो भी है, वो आपके पेरेंट्स ने कहा कि 5 रुपये इसे दे दो, 5 रुपये तुम रख लो। तो उस समय आपको देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, यार 5 रुपया इसको देना पड़ रहा है, अब हमको कैसे, मतलब ये नहीं कि आप नहीं दोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उस समय लगेगा कि अगर ये नहीं रहती तो मेरे पास 10 के 10 रुपये होते, लेकिन इसके होने के कारण मेरे को 5 रुपये इसको शेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो है पावर को उसी तरह, जैसे आपने शेयर किया, 5 रुपये उसको दिया, उसी तरह पावर को जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं। कहाँ शेयर कर रहे हैं? तो हमारे जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, पावर को शेयरिंग अलग अलग लेवल पे किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? अलग अलग लेवल पे किया जा रहा है। और पावर को शेयर करने से, डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर करने से डेमोक्रेसी जो है एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छी तरह से परफॉर्म करने का मतलब है कि देखो, कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि एक कंट्री है, ठीक है। क्या है कि एक कंट्री है और एक कंट्री का राजा एक ही है। एक कंट्री का राजा एक ही है और उस कंट्री में टोटल 10 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 10 स्टेट्स। उसका ये मालिक एक, ठीक है। तो वो अकेला पर्सन 10 स्टेट का तो देखभाल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या किया होगा कि हर एक स्टेट में एक पर्सन को रखा कि हम तुमको पेमेंट देते हैं, उसके बाद हम तुमको पेमेंट देते हैं, उसके बाद तुम मेरे इस स्टेट को देखभाल करना, ठीक है। जो वो परफॉर्म कर, मतलब ये क्या किया कि अलग अलग पर्सनस को अलग अलग स्टेट्स में रखा, ठीक है। तो स्टेट्स में जो रखा तो अपना पावर को शेयर किया। लेकिन पावर को शेयर किया इसका अर्थ ये नहीं है, मतलब पावर को शेयर किया लेकिन इससे ये नहीं कि उसका पावर कम जाएगा। मालिक अभी वही है, लेकिन बस वो वहाँ पर उसको देखभाल करने के लिए एक अपॉइंट किया। उसी तरह डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करने से मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको, हमें सभी को फ़ायदा है इससे, पावर शेयरिंग करने से, ठीक है। और पावर को शेयरिंग करने से डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और क्यों और कैसे, है ना? अरे भाई, सवाल तो आ रहा होगा ना कि डेमोक्रेसी जो है, पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी क्या है कि वहाँ पे सभी को, सभी पर्सन्स को अधिकार है अपना सब चीज़ फुली, मतलब पूरी तरह से जीवन को व्यतीत करने के लिए। वो जिस तरह से जीवन व्यतीत कर सकता है, करना चाहता है, उस तरह से करेगा, ठीक है। तो उसी तरह आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पावर शेयरिंग क्यों करें और कैसे करें। तो हम इसी सब सवाल का जवाब जो है इस चैप्टर के
माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, इससे चैप्टर के हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं एटलीस्ट पावर शेयरिंग है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सब देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने हैं राउंड अप कर लें कि पहले से हम लोग अगर किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट है और उसमें हम लोग समझते हैं कि उस चैप्टर में आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट पहले से बना के ठीक पहले ही हम लोग जान गए कि दो चीज़ है ये पढ़ना है हमको, तो और भी ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाएगा कि अरे भाई आगे हमको ये इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन में क्या है, टू अ स्टोरी ऑफ, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखना है, अ स्टोरी ऑफ बेल्जियम। ठीक है, क्या देखना हम लोग को, अ स्टोरी ऑफ बेल्जियम देखना है। हम लोग देखना है स्टोरी ऑफ बेल्जियम देखना है, फिर मेजोरिटेरिज्म लिखना है, पावर इज डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखना हम लोग को। क्या देखना है, क्या क्या हम लोग ये सब टॉपिक देखना है इसमें। ठीक है, हम लोग को ये सब टॉपिक देखना है। चलिए उससे पहले हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब आप लोग देख लेंगे भैया ने ये मतलब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है ये जो है पार्ट 2 हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा बुक है 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, स्टेट लेवल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ा। अब हम लोग जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 जो हम लोग आप लोग का बुक है, ये जो आप लोग का बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, उसमें जो हम लोग क्लास 10th में आ गए थे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पावर से मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ ये जो काम है, जो राज चलाने का काम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, पॉलिटिक्स करने का काम है गवर्नमेंट का ही नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी इसको सीख सकते हैं और हम लोग भी इससे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के अंदर हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग पहले क्या देखेंगे कि स्टोरी में क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टोरी ऑफ बेल्जियम। क्या है टॉपिक, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सेकंड टॉपिक क्या है, स्टोरी ऑफ श्रीलंका। इसमें हम लोग दो स्टोरीज के बारे में देखेंगे, एक है स्टोरी बेल्जियम का और एक है स्टोरी श्रीलंका का। बेल्जियम का स्टोरी क्या है कि उसमें पावर शेयरिंग किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही है, अलग अलग लोग हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में ज़्यादा जिस तरह का मेजोरिटी हो गया है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी का, तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक जो हमारा क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल क्यों है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। और ये जो हो गया टॉपिक जो हो गया वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक तरह का जो है क्वेश्चन भी है इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे बुक का, एक तरह से एक मेन क्वेश्चन भी आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये एक तरह से आपका क्वेश्चन भी होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो जानते भी होंगे, टीचर ने आप लोगों को बताया भी होगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो होता है किस किस फॉर्म पे होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, या फिर अलग अलग जगह पे, सभी जगह पावर्स को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पावर शेयरिंग है क्या। ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये भी तो जानना है कि पावर शेयरिंग तो स्टार्ट करें लेकिन पावर शेयरिंग है क्या, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पावर शेयरिंग क्या है। तो a policy agreed between political parties or with conditions to share responsibility for a decision making and political action। पावर शेयरिंग क्या है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है एक तरह का पॉलिसी है जो किसके बीच में होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किया जाता है। किसके बीच में, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो इसको किया जाता है, एग्री किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कंडीशन के अनुसार उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, या फिर पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल काम करने, पॉलिटिकल कार्य करने के लिए उनको क्या किया जाता है, एक तरह का पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो पावर शेयरिंग का अर्थ यही है।
पावर शेयरिंग का अर्थ क्या है? तो पावर शेयरिंग क्या है? एक तरह का पॉलिसी है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हुए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी इंडिया में मिली मतलब जो है ज़्यादा चर्चा में है, जैसे अभी बीजेपी है जिनका भी सरकार बना हुआ है जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। फिर आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली के हैं, केजरीवाल जी हैं। फिर आरजेडी बिहार के हो गए, और फिर कांग्रेस पार्टी हो गया। तो ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में क्या होता है, एक उनको एग्रीमेशन किया जाता है, कहा जाए तो एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीड किया जाता है उनको कि पावर्स को शेयर करके मतलब अलग अलग लोग को बांटे, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, और एक हो गया प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री जो हुए हमारे, जो नरेंद्र मोदी हुए, उनका कार्य अलग है। प्रेसिडेंट जो हुए द्रौपदी मुर्मू, तो उनका कार्य अलग हुआ है ना। तो उनको क्या किया कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया। किस लिए? कि कोई भी डिसीजन करना हो, ठीक है, तो डिसीजन करने के लिए उनको एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उनके पॉलिटिकल एक्शन, कोई भी पॉलिटिकल काम करना है, रिलेटेड उससे काम करना है, तो उनके लिए भी उसको एक अलग अलग एक्शन कार्ड दिया गया। सभी लेवल जो है, लेवल बाई लेवल, तो उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पावर शेयरिंग एमंग द थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब पावर शेयरिंग जो होता है मेनली 3 ऑर्गन के अकॉर्डिंग होता है। एक स्टेट पे होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सॉरी 4 हो गए, ठीक है। तो पावर को शेयरिंग 4 लेवल पे किया जाता है, स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेचर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे और जुडिशियरी लेवल पे पावर को शेयरिंग किया जा रहा है। अब एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखा ऊपर, यहाँ पर जो ये जो टॉपिक है, ये जो है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आगे कि मेजोरिटेरिज्म है क्या, मेजोरिटेरियनिज्म है क्या, हम लोग इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो क्या है? तो इट इज अ बिलीफ दैट the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the minority। देखिए क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म जो वर्ड है इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो ये एक तरह का वर्ड है, ठीक है। इसके अनुसार मानना है, ये वर्ड है जो इसका मानना है, ये बिलीव करता है, ये मानता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिसका जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वोट है, ज़्यादा मात्रा में परसेंट, ज़्यादा लोग रहते हैं, उस मेजोरिटी के जो लोग रहते हैं, जो मेजोरिटी में है, जो ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, वही क्या करेंगे, एक कंट्री पे रूल कर सकते हैं। वही जिस तरीक़ा से चाहेंगे, जिस वे से, जैसे चाहे वैसे वो रूल कर सकते हैं। और जो छोटा, जो माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी लोग हैं, वो माइनॉरिटी लोगों का जो विशेष है उनके अकॉर्डिंग काम ना करें, ठीक है। उनके सारे विशेष को अनदेखा कर देना। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये कर दीजिए, तो कहेगा नहीं, तुम माइनॉरिटी में हो, तुम दूसरे पार्टी माइनॉरिटी में हो, तुम्हारा औकात ही क्या है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। जिसका मेजोरिटी है, मेजोरिटी का पार्टी है, उसी को हम सपोर्ट करें। जैसे कि आप ही लोग देख लो, जैसे कि गाने का अर्थ है, देखो सिंपल फंडा है, ठीक है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी समझ, मेजोरिटी सब वर्ड का समझ देगा। सिंपल फंडा है, फंडा ये है कि मेजोरिटी जो वर्ड है, मान लो कि एक ग्रुप है, स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल है, एक स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब वोटिंग चल रहा है किस लिए कि 500 स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल में क्या चल रहा है कि वोटिंग चल रहा है। और वोटिंग में क्या है कि जो जीतेगा वो, मतलब जिसका ज़्यादा वोट रहा, वो क्या करेगा, वो उस वहाँ का बन जाएगा प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट स्कूल में भी होता है ना। मान लो कि हाउस चलता होगा अभी, मतलब आप लोग भी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग के स्कूल में हाउसेस चलते होंगे। जैसे मेरे स्कूल में तो चलता था, 4 हाउस थे मेरे स्कूल टाइमिंग में, कि मेरे 4 हाउस थे। ROC के हाउस था, तो मैं के हाउस का कैप्टन था, ठीक है। तो उसी तरह हाउस चलते होंगे, तो आपको एज ए कैप्टन चुना गया। 2 रिप्रेजेंटेटिव हुए, टीचर लोग बोले कि के हाउस है, ये हाउस है, इस हाउस का रिप्रेजेंटेशन है। 2 मतलब बोला कि कौन कौन जो है चाहता है कि हम कैप्टन बने। तो 2 लोगों ने उठाया हाथ। अब 2 लोगों ने उठाया हाथ, तो भाई ये तो है कि 2 उठाया तो 2 तो बनेगा नहीं, कैप्टन तो बनेगा कोई एक बनेगा ना। तो उस समय क्या होगा, जब कोई एक कैप्टन बनेगा, तो उस समय क्या किया टीचर ने, क्या किया कि वोटिंग किया। अब वोटिंग किया तो जीतेगा कौन, जिसका ज़्यादा वोट रहेगा, जो मतलब जो मेजोरिटी में रहा वो जीतेगा। अगर वो जीता,
तो अगर वो जीता और जो उसको वोट नहीं दिया तो उसको तो एक एक चीज़ उसके मन में तो होगा कि ये सब हमको वोट नहीं दिया तो ये सब के लिए काम नहीं करना है, जो वोट दिया उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसा मतलब मन में भावना होता है। कुछ कुछ अच्छे होते हैं जो दोनों को लेकर चलते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, वो भी दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ में होता है, तो वो जो कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में आ गया, मतलब 500 स्टूडेंट में से 400 ने वोट दे दिया ए को और 100 वोट दे दिया बी को, तो 100 वोट वाला क्या आ गया, माइनॉरिटी में आ गया। मतलब बी ग्रुप वाला आ गया माइनॉरिटी में, ए ग्रुप वाला आ गया मेजोरिटी में। और जब ए ग्रुप वाला मेजोरिटी में आ गया जब, तो वो क्या हुआ, वो हाउस का कैप्टन बन गया। जो हाउस का कैप्टन बन गया तो वो उस हाउस पे अब रूल कर रहा है, वो उस हाउस पे रूल कर रहा है। तो वो जो करेगा कार्य, जो भी करेगा तो अपने ग्रुप के लिए करेगा, ये ना कि बी ग्रुप के लिए करेगा। तो उस समय जो पावर हुआ सारा ए के पास है, लेकिन वो बी के लिए काम नहीं कर रहा, उसके सारे कार्य को अनदेखा कर दे रहा है, वही मतलब अनदेखा कर दे रहा है। ठीक है, तो वही हो गया मेजोरिटेरियनिज्म, जो वर्ड है उसी को डिराइव करता है। इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी श्रीलंका के बारे में। क्या है, इसी चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। एक हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले भी टॉपिक बताया था बेल्जियम श्रीलंका, दो हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं। तो इसी बुक में हम लोग, इसी चैप्टर में हम लोग एक श्रीलंका नामक कंट्री, श्रीलंका जो इंडिया का मैप लेते होंगे तो उसमें फ्री में श्रीलंका आपको मिलता हुआ है ना। तो श्रीलंका क्या स्टोरी है, उस स्टोरी में क्या पढ़ना हम लोग को, इन दिस स्टोरी लंका ऑप्टेड इन मेजोरिटेरिज्म इन विच मेजोरिटी सिन्हाला रूल इन द कंट्री। इस हम लोग स्टोरी के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे, इस स्टोरी में एक श्रीलंका नाम का कंट्री है, और श्रीलंका में जो मेजोरिटी जो है उसमें वहाँ जो गवर्नमेंट बना, मेजोरिटी के हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट बना, जो कि मेजोरिटी किसका है, तो सिन्हाला रूल का। वहाँ पे लैंग्वेज है, हाँ 2-3 लैंग्वेज के लोग पाए जाते हैं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई सिन्हालाज लैंग्वेज बोल रहा है, कोई इंडियन तमिल है, तो उसके अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, तो सिन्हाला जो थे मेनली एक तरह के बुद्धिज़्म थे, मेनली एक तरह के क्या थे, उन लोग बुद्धिज़्म था, तो वो लोग वहाँ पे रूल करने लगा। वहाँ पे मेजोरिटी था कंट्री में, तो वो लोग वहाँ पे रूल करने लगा। इसके बारे में स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे। इस बस इतना ही समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, और इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग से आपके जो मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में, वो सारा जो है डील हो जाएगा, जो सारा जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम टॉपिक जो होगा ख़त्म। फिर आपके मन में ये टॉपिक रहेगा ही नहीं कि मेजोरिटीज़ है क्या, या कोई भी कुछ भी रहे एंड एवरीथिंग। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक वर्ड आ रहा है इथनिक। इथनिक क्या है, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है इथनिक। इथनिक का मतलब होता है संजाति विषयक। ये क्या है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarity of physical type और culture। इथनिक ग्रुप क्या है, इथनिसिटी क्या है, इथनिक क्या है, इथनिक कंपोजिशन क्या है, इथनिक कम्युनिटी क्या है, ये सब वर्ड्स जो है इससे आ रहा है। हम लोग इससे समझते क्या है, हम लोग ये देखेंगे। इथनिक क्या है, इथनिक जो है एक तरह का सोशल डिवीजन है, ठीक है, और इसको बांटा गया है पता है किस बेसिस पे, कल्चर के अकॉर्डिंग। पीपल जो है किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप से मतलब करते हैं, उसी ग्रुप का वो सपोर्ट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल, ठीक है, एक ग्रुप है, 4 आदमी का ग्रुप है, ठीक है, और एक 4 आदमी का ग्रुप है, ठीक है। एक को ग्रुप ए माना हमने, क्या लिया, एक को ग्रुप ए माना, एक का ग्रुप ए माना, एक को ग्रुप बी माना, ठीक है। छोड़िए ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते, देखिए ऐसे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, मतलब लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट है, या फिर कोई शॉप है, शॉप में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं। समझना, गौर से समझना क्या बोलना चाहते हैं हम, समझना चाहते हैं। इथनिसिटी हम आपको जो है इस टॉपिक के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 6 लोग बैठे हुए हैं, तो मान लो कि इसमें से 4 लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, भोजपुरी भाषा बोल रहे हैं। 4 लोग क्या बोल रहे हैं, 4 लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, 4 लोग जो है भोजपुरी भाषा को बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें से 4 लोग जो हैं, मान लो ये चारों जो हो गया, ये क्या हो रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, और ये 2 जो हो गया,
ये दो जो हो गया, ये क्या बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, ठीक है। चार जो हो गया भोजपुरी बोल रहा है, दो जो हो गया क्या बोल रहा है, तमिल बोल रहा है। तो भावना आएगा। अब देखो भोजपुरी वाला आदमी तो इसका भाषा समझ नहीं सकता है, समझेगा नहीं समझेगा। अब मान लो तुम ही है, तुम्हारे सामने कोई मतलब तुमको हिंदी बोलने आ रहा है, ठीक है, और कोई आके एकदम फटाफट एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते चला जा रहा है, दिस दैट करते चल जा रहा है, तुमको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तुम सोचेगा कि साला बोल का ची रहा है, माइंड में तो तुम्हारे यही ना रहेगा कि अगला बोल का ची रहा है। तो वो क्या सोचेगा कि हिंदी वाला के ढूंढेगा, तुम पूछ रहे हो उससे इंग्लिश बोल रहा है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा, तुम क्या करेगा, रास्ता भुलाइल है, तो तुम ढूंढेगा ऐसा पर्सन जो हिंदी बोलता हो। तो उसी तरह ये चारों को भोजपुरी जो बोलने वाला है, ये चारों क्या करना, भोजपुरी बोलने वाला है तो क्या करेगा, ये चारों एक ग्रुप में हो गया, ठीक है, ये चारों क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ये जो तमिल बोलने वाला है, ये दोनों एक ग्रुप में हो गया। क्यों, क्योंकि ये भोजपुरी वाला भाषा समझेगा नहीं, और भोजपुरी वाला तमिल समझेगा नहीं, तो ये क्या ढूंढेगा, भोजपुरी वाला भोजपुरी ढूंढेगा, तमिल वाला तमिल ढूंढेगा। तो यहाँ पे क्या ढूंढा है, दो ग्रुप हो गया तमिल का ग्रुप, तमिल वाला ग्रुप को ए मान लो, ग्रुप ए हो गया, तमिल वाला ग्रुप जो हो गया ग्रुप ए हो गया, ये जो भोजपुरी वाला ग्रुप हो गया इसको क्या मान लो, ग्रुप बी मान लो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ग्रुप बना, ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या डिवीजन किया हम लोग, किसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप बना। लैंग्वेज के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज के हिसाब से एक डिवीजन किया ना, सोशल डिवीजन के। हाँ, चार को वहाँ पे बैठा है तो चार को भोजपुरी बोल रहा है, दो को केरला बोल रहा है, तो वहाँ से बिलोंग कर रहा है, वहाँ से बिलोंग कर रहा है, ऐसे हम लोग माइंड मेकअप है, ऐसा समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी वर्ड से हम लोग समझे कि एक मेजोरिटी आया कहाँ, तो ये चार जो लोग हुआ, ये जो चार जो लोग हुआ, ये चार लोग जो हुए यहाँ पर, एक दो तीन चार, ये चार लोग जो हुआ वो क्या हो गया, मेजोरिटी में हो गया। दो जो हो गया केरला बोलने वाला, केरल भाषा बोलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनोरिटी में हो गया। इथनिक कंपोजिशन आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, इथनिक समझ रहे होंगे। इथनिक क्या है, इतनी कुछ नहीं है, एक तरह का सोशल डिवीजन है जिसमें हम लोग कल्चर के हिसाब से या पीपल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका जो किस लैंग्वेज है उस हिसाब से, फिजिकल टाइप से या कल्चरल टाइप से जो डिवीजन हो रहा है उसी को इथनिक करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि इथनिक सिटी होने के लिए दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और द नेशनलिटी। अब इथनिक सिटी, इथनिक ग्रुप कहलाने के लिए उन्हें जो है हमेशा जो है एक रिलीजन का नहीं बिलोंग होना चाहिए और ना ही एक नेशनलिटी का होना चाहिए। वो अलग अलग रूप में हो सकता है। जैसे कि लोग हैं, अभी मान लो बिहार में तुम रह रहे हो, ठीक है, बिहार में तुम रह रहे हो, ठीक है, तो बिहार में जब हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इथनिक मतलब ग्रुप का डिवीजन करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे, या तो हाइट पे बेसिस, हाइट का बेसिस पे भी हम लोग ग्रुप का डिवीजन करेंगे, अरे 5 फीट वाला एक तरफ, 6 फीट वाला एक तरफ, 10 फीट 7 फीट वाला एक तरफ हो गया, है ना। या फिर हम लोग कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं डिवीजन, गोरा आदमी एक तरफ, काला आदमी एक तरफ, सांवला एक तरफ। हमको क्या करना है, सोशल डिवीजन करना है। इसमें फिक्स नहीं है कि हम लोग किसी भी करेंगे तो रिलीजन के हिसाब से ही करेंगे या फिर नेशनलिटी के हिसाब से ही करेंगे। नेशनलिटी मतलब हो गया कि किस राष्ट्र से आप बिलोंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी के बेसिस पे ही सोशल डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि जब भी होगा इथनिसिटी करेंगे हम लोग, वहाँ पे सोशल डिवीजन कर रहे हैं ग्रुप का, तो साला हिंदू रहेगा एक तरफ, मुस्लिम रहेगा एक तरफ, ये फिक्स नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है कि तुम इंडियन है तो इंडियन एक तरफ हो गया, चाइनीज़ है तो चाइनीज़ एक तरफ हो गया। उस बेसिस पे भी होगा, लेकिन फिक्स भी नहीं है कि हमेशा उसी बेसिस पे होगा। अब बिहार में रह रहा है तो बिहार में किस बेसिस पे करेगा लोग, बिहार में अलग अलग बेसिस पे करेंगे। या तो तुम लैंग्वेज के बेसिस पे करोगे, हाइट के बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे, या तो फिर कास्ट के बेसिस पे करोगे, है ना। कास्ट पे बेसिस राजपूत एक तरफ हो गया, बावन एक तरफ हो गया, हलवाई एक तरफ हो गया, नाई एक तरफ हो गया। समझ रहे हो क्या, आई मतलब समझ रहे हो ना मेरा बात, हम क्या करना चाहते हैं इस पॉइंट के थ्रू। मतलब वहाँ पे फिक्स नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है हम लोग ग्रुप को डिवीज़न करेंगे तो रिलीजन के हिसाब से करेंगे या फिर नेशनलिटी के ही हिसाब से हम लोग ग्रुप का डिवीज़न करेंगे, सोशल डिवीज़न करेंगे, फिक्स नहीं है। तो इससे आप लोग का इथनिसिटी, इथनिक जो होगा वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इथनिक किसको कहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम क्या है, ठीक है। बेल्जियम क्या है हम लोग देखेंगे। बेल्जियम कंट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था ना, मैंने बताया था तुमको कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक बेल्जियम का स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक श्रीलंका का स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग बेल्जियम के बारे में हम लोग देखेंगे। बेल्जियम क्या है, बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है।
क्या है, बेल्जियम इज अ स्मॉल फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम जो है एक छोटा सा फेडरल स्टेट है, ठीक है। फेडरल छोटा सा एक फेडरल स्टेट है, जहाँ पर कहाँ पर है, तो वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप के वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न साइड जो है यूरोप का, उधर ये कंट्री जो है। और इसका जो एरिया है, हमारा जो इंडिया का हरियाणा है उससे भी छोटा है। सोच रहे हो, हरियाणा से भी छोटा है इसका एरिया। हरियाणा देख रहे हो इंडिया का कितना छोटा है, मतलब कितना बड़ा है, उससे भी छोटा इसका एरिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हैविंग कॉम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम में जो है इथनिक कंपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इथनिक कंपोजिशन अभी हम लोगों को बताया, मैंने बताया आपको, इथनिक मतलब कि जो ग्रुप का डिवीज़न हो रहा है, ग्रुप का डिवीज़न हो रहा है अलग अलग बेसिस पे, नेशनलिटी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, मतलब किसी भी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं, सोशल डिवीज़न कर रहे हैं, लोगों का डिवीज़न कर रहे हैं, वही क्या करना जाएगा। तो यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन जो है, ऐसा नहीं, अभी हम लोग देखेंगे बेल्जियम का जो इथनिक कंपोजिशन है वो क्या है वो देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगा है। अब मान लो जौन मेजोरिटी में उसका सरकार बन गया तो मेजोरिटी वाला को तो जीने नहीं देगा, वो मेजोरिटी वाला कोई अधिकार नहीं देगा, है ना। तो वहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन जो हो गया बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेचीदा हो गया है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तीसरा पॉइंट क्या है, जो बेल्जियम जो है अपना जो बॉर्डर है बेल्जियम का, वो शेयर कर रहा है किस किस कंट्री के साथ। अब भाई यूरोपियन कंट्री है तो पता है इसके चारों तरफ, मान लो ये बेल्जियम है तो बेल्जियम के चारों तरफ जो है क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है। मान लो कि इस तरफ जो हो गया, क्या हो गया इस तरफ जो है इधर हो गया, इसके पास जर्मनी हो गया, इधर हो गया जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, मतलब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, कंट्रीज ही कंट्रीज है, ठीक है। अपना बॉर्डर बेल्जियम जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है किस किस के साथ, तो नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ। लग्जमबर्ग जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मतलब गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है लग्जमबर्ग में, ठीक है। तो कभी गाड़ियों के लिए घूमना होगा तो जाना लग्जमबर्ग, घूम के आना, शहर बहुत अच्छा है लग्जमबर्ग, ठीक है। और उसी हिसाब से तुम लोग ये भी देख लोगे कि क्या है। आगे हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इथनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग इथनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो है इथनिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बेल्जियम में जो है सोशल डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो द माइनॉरिटी क्या है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, वाइल द डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59% गॉट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो इस वर्ड से कहने का अर्थ क्या है मेरा, देखो इससे कहने का अर्थ क्या है कि इथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम में इथनिक कंपोजिशन है वो किस बेसिस पे बांटा गया है, तो एक माइनॉरिटी में है, क्या है, एक माइनॉरिटी में है। फ्रेंच कंट्री जो है, फ्रेंच स्पीकिंग जो है, फ्रेंच बोलने वाला जो लोग हैं वो क्या है, फ्रेंच बोलने वाला लोग जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, जहाँ लोग हैं फ्रेंच जो बोलते हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में। कितना परसेंट लोग हैं फ्रेंच में, तो 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, तो उनका क्या है, वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। जो कि ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो। माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी ये ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा पावर भी है इनके पास। जबकि उसी बेल्जियम में एक और लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन है, कम्युनिटी है, जो है क्या है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। क्या है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वही बोलने वाला जो है वहीं पर है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिसमें 59% पीपल्स है। देखो यहाँ पे 40% है, यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 40% लोग हो गया, यहाँ पे जो है 40% है, देख लो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 59% है, ठीक है। समझ रहे होगे, ये समझ रहे होगे मेजोरिटी में कौन है, डिजिट से ही पता चल रहा है डच स्पीकिंग वाला मेजोरिटी में है। जो मेजोरिटी में उसको पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें जो है अपोजिट हो रहा है। फ्रेंच वाला जो है माइनॉरिटी में, फिर भी उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, ठीक है। और डच वाला जो है, डच कम्युनिटी जो है, ज़्यादा पावरफुल होने के कारण, मेजोरिटी में होने के कारण भी इसको बेनिफिट नहीं मिलता है।
किस चीज़ का? तो एजुकेशन का बेनिफिट, डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन बहुत देर से मिल रहा है। मतलब जितना पहले इन लोग को मिल जा रहा है, फ्रेंच वाला को मिल जा रहा है, उतना जल्दी इन लोग को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला कंपोजिशन। ये तो पूरा कंट्री के बेसिस पे हो गया कि पूरा कंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो पूरा कंट्री के अकॉर्डिंग जो हो गया, फिर 40% जो हो गया फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है, जो कि ज़्यादा अमीर है और पावर भी ज़्यादा है उनके पास। लेकिन वहीं अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी देखा जाए तो उसमें 59% लोग हैं। अब 59% लोग होने के बाद भी उनको कम बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिल रहा, बेनिफिट मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उनका एजुकेशन हो रहा है, लेकिन बहुत लेट से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जितना ज़्यादा फ्रेंच वाला कर रहा है उससे कम, उसकी अपेक्षा बहुत लेट से डच वाला कर रहा है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब हम लोग उसके कैपिटल्स में देखते हैं। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इन ब्रसेल्स। अब जो बेल्जियम का कैपिटल हो गया वो क्या हो गया? ब्रसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि जो स्टेट था, मतलब पूरा कंट्री था, बट पूरा कंट्री में मेजोरिटी में कौन था? तो पूरा कंट्री में मेजोरिटी में डच था, माइनॉरिटी में कौन था? तो फ्रेंच था। कितना परसेंट लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे पूरा कंट्री में? तो 40%। कितना परसेंट लोग जो थे डच बोलते थे? तो 59%। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इथनिसिटी ऑफ बेल्जियम, या फिर व्हाट इज़ द इथनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक स्ट्रक्चर क्या है? तो 5 नंबर में आप 5 पॉइंट लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, हम तो ऐसे दो पॉइंट को एक में मिक्स कर दिए, लेकिन आप इसमें 5 पॉइंट लिख सकते हो। पहले क्या लिख सकते हैं कि द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% आर इन माइनॉरिटी, या फिर ये भी लिख सकते हो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59% गॉट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। तो क्वेश्चन का आंसर बनाने का तरीका आपको पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सीबीएसई मतलब अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो बेनिफिशियल होगा आपको कि एसएसटी के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल ये होगा कि जब भी आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो पहले उसका मार्किंग देखो। मान लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम उसका 3 पॉइंट लिखो या 2 पॉइंट लिखो। आपको टीचर खुशी खुशी नंबर देगा। अब मतलब 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिखने का अर्थ ये नहीं कि आप तुम कुछ भी लिख के चले आ गए तो 2 पॉइंट लिख दिया, गाना लिख के आ गया 2 पॉइंट टीचर नंबर देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना। जो पॉइंट है एक्यूरेट है या फिर उससे मिला जुला पॉइंट है, वो भी तुम 2 पॉइंट लिख के आ सकते हो, वहाँ पे भी तुमको नंबर टीचर दे देगा। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिख दिया तो 1.5 नंबर तो कंफर्म है कि तुमको एकदम खुशी खुशी देगा टीचर, जो 1.5 नंबर दे देगा। अगर 3 पॉइंट लिख दिया तो भाई फिर वो ना चाह कर भी उसमें 2 नंबर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर बनाना आपका है। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना सकते हो, और चिंता नहीं करना है। हम इस चैप्टर का जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किया। मैंने मतलब क्वेश्चंस हैं, जब मैं पढ़ता था स्कूल टाइम में तो उस समय सर जो थे मेरे वो लिखाते थे, तो सब क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन निकल सकता था, एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन निकल सकता था, वो सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं। वो सब का भी प्रैक्टिस कराएंगे हम आगे इस चैप्टर का ख़त्म होने के बाद। उसके बाद हम लोग उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल आते हैं कैपिटल जो हो गया बेल्जियम का ब्रसेल्स है, उसके पास आते हैं। तो ब्रसेल जो था कैपिटल था, उसके पास 80% जो थे लोग थे वो क्या बोलता था? फ्रेंच बोलता था। देखो उल्टा हो गया, देख रहे हो तुम? देख लो, यहाँ था माइनॉरिटी में, यहाँ हो गया मेजोरिटी में। समझ लो, बात समझ रहा है? यहाँ क्या था? देखो कंट्री में जो था, वो जो था फ्रेंच जो था क्या था? माइनॉरिटी में था, माइनॉरिटी में था ना हो। लेकिन कैपिटल में देख रहा है, झंडा गाड़ दिया है। तो कोई नहीं है टक्कर में इसको भी, काहे पड़ा ले चक्कर में क्या। अभी देख रहे हो ना कितना भयानक कत्ले है। 80% लोग जो है वो बोलते हैं क्या चीज़? फ्रेंच बोलते हैं। अब 20% जो बचा वो डच बोलता है। कहाँ? कैपिटल में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रसेल्स, याद रखना, ब्रसेल्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रसेल्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला टॉपिक है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तीसरा टॉपिक जो है हम आगे उसमें भी लिखा दिए थे और फिर से हम लिखा दे रहे हैं, लिख दी है, मिस्टेक हो गया, इस भाई होता रहता है थोड़ा मोड़ा।
तो वो रहा है तीसरा टॉपिक। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मेजोरिटी में फ्रेंच है, फ्रेंच कम्युनिटी जो था पूरे कंट्री में मेजोरिटी में था ना, उसके पास बहुत कम था। 40% लोग ही जो थे माइनॉरिटी में, मतलब लोग जो पूरे कंट्री भर में फ्रेंच बोलते थे। तो वो कम्युनिटी जो था बहुत ज़्यादा रिच था, पावरफुल भी था वहाँ पर, ठीक है। इतना ही था। अब आगे देखते हैं, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बीइंग प्रोस्पिरियस एंड पावरफुल व्हाई। क्वेश्चन क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच था, अरे भाई अभी हम लोग मेजोरिटी में थे तब पावर मेजोरिटी वाला पास होना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे होगे तुम, जिसके पास ज़्यादा वोट है वही इलेक्शन जीतता है। लेकिन यहाँ तो बात उल्टा पड़ा है यार, पड़ा है कि नहीं? यहाँ पे जो मेजोरिटी में है उसी के पास ज़्यादा पावर है, उसी के पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट है, उसी के पास ज़्यादा संपत्ति है। समझ रहे हो? ऐसा क्यों है? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? वाई होगा ना भाई, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं तो उसका कॉन्टेक्ट होगा। अब कॉन्टेक्ट है, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट होगा उसके पास, तभी ना उसके पास इतना पावर है माइनॉरिटी में होने के बाद भी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, कुछ पॉइंट्स हमने देखा था, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या है कि आंसर, मतलब यहाँ पर आंसर लिखना छूट गया है, आंसर लिख दो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, अभी देखते हैं। इन ब्रसल्स, अगर ब्रसल्स में देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी। उसका स्टेट में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रेंच जो बोलते थे, फ्रेंच जो लोग बोलता था उसको 80% था वहाँ पे, 80% लोग जो थे फ्रेंच बोलते थे। तो ब्रसल्स जो कैपिटल था वहाँ पे क्या था, फ्रेंच जो था मेजोरिटी में था। सबसे बड़ा पहला रीजन हम लोग यही लिखेंगे कि अगर पूछ दे कि माइनॉरिटी में फ्रेंच होने के बाद भी उसके पास ज़्यादा पावर, धन संपत्ति, ज़्यादा रीच उन लोग क्यों था, तो उसमें पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि उसका जो कैपिटल था ब्रसल्स, ठीक है, जो ब्रसल्स कैपिटल था, तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो ज़्यादा मेजोरिटी में था। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो था मेजोरिटी में था, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या था वहाँ पे, मेजोरिटी में था। अब इसका बेनिफिट क्या मिला उन लोगों को? इसका बेनिफिट मिला द पावर्स हैज बीन इनटू द हैंड्स ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब जो पावर्स जो था वो बहुत लंबे अरसे से फ्रेंच के लोगों के पास था। समझ रहे हो? उसके शायद मतलब पूर्वज लोग जो थे उन लोगों के पास होगा, उन लोग से इनको मिला, अब ये लोग राज कर रहे हैं, मतलब इनके पास पावर जो था बहुत लंबे समय से था, पहले से ही इन लोग के पावर था। एंड बेनिफिटेड देम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और वो लोग पढ़े लिखे भी थे, तो जब पढ़े लिखे जो थे तो वो लोग समझदार हैं, और इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ ले बेटा, कुछ तो समझदारी आ रही तो तोरा में, समझ ली। तो अगर पीछे के रीज़न यही था कि क्या था कि उन लोग के पास पावर जो था बहुत लंबे समय से था, और जिसके पास पावर है, माइंड मेकअप है, डेवलपमेंट भी है, उसके पास इकोनॉमिक हेल्प भी है उसके पास, मतलब सब चीज़ से एकदम समझो ना तो पूरा वेल्दी आदमी था, मतलब पूरा धनी आदमी था, सब तरह से इसके पास मदद था। एवरीवेयर, एजुकेशन में ले लो, पैसा में ले लो, कहीं से भी तुम ले लो ना, तो इसके पास बहुत चीज़ था, पैसा था, मतलब दिल से अमीर था, पैसा से अमीर था, और पावर से अमीर था। अमीरी ही अमीरी, पैसा ही पैसा था इसके पास, ठीक है। तो सभी जगह से इसके पास क्या था कि बेनिफिट था इसको, और ये कंट्रीज को बेनिफिट देता, और लोग भी क्या चाहता है कि जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है लोग भी उसी के पास जाता है। अगर तुम लोग अपने क्लास में ही देख लो, जो तुम्हारे क्लास का टॉपर है और तुम क्या है कि मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट हो, तो तुम क्या सोचोगे कि हम अगर हमको भी उस टॉपर की तरह बनना है तो क्या करें, उसी की तरह माइंड मेकअप करोगे, उसी की तरह सोचोगे, और ज़्यादातर जगह क्या करोगे, उसका तुम साथ दोगे ताकि तुम उसके नज़र में बने रहो, और आगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम मतलब लड़ाई वड़ाई वाला प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं, प्रॉब्लम मतलब पढ़ाई वढ़ाई में प्रॉब्लम हो, तो तुमको उस वो जो टॉपर है वो तुमको हेल्प करे, है ना। तो तुम भी क्या चाहोगे कि जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है, और आज का तो दुनिया ये हो गया है कि जिधर बेनिफिट उधर लोग, तो जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा लोग भी क्या करेंगे, उसी को सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे को सपोर्ट करें, जिससे बेनिफिट मिलेगा ना सभी लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उन लोग कहाँ जा रहा था, जहाँ पर फ्रेंच लोग जो थे उन लोग उनको सपोर्ट, उनको बेनिफिट भी रहा था फ्रेंच से, तो उन लोग उसको क्या कर रहा था, सपोर्ट दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच लोग को, पूरी तरह से एकदम फुल्ली सपोर्ट था, इसीलिए वो लोग ज़्यादातर पावरफुल भी थे, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हम लोग बोलता है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मोर क्वालिफाइड एंड हैड एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज देन डच। तीसरा पॉइंट को क्या था?
तीसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स था वो ज़्यादा क्वालिफाइड थे। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल था भाई देखो, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो ज़्यादा पढ़ता है ना। अब मान लो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है, बहुत सारे बच्चों का सपना है आईआईटी करना, नीट करना, तो क्या कहते हैं, पैसे की कमी होने के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना रह जाता है आईआईटी करना, जेईई करना, नीट करना, यूपीएससी करना। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जिनके माता पिता हैं जो कि है पहले कंडीशन थोड़ा अच्छा है तो वो लोग कर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स था जो पहले से ही रिच था, उन लोगों के पास बहुत लंबे समय से पावर भी था उन लोग के पास। तो उन लोग क्या किया कि ज़्यादा पढ़े लिखे रहते थे। और ज़्यादा पढ़े लिखे रहने के कारण अभी देख रहा होगा जो पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं आज का जो हम लोग जो दुनिया में जी रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ में लोग पढ़े लिखे खोजते हैं। अब एक छोटा सा नौकरी, यहाँ पर एक क्लर्क का नौकरी करना है तो उसमें भी लोग क्या ढूंढते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होने के कारण उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज था, ज़्यादा पैसा था उनके पिता के पास, और वो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड थे। लेकिन डच लोग के पास ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फ्रेंच वेयर अ पार्ट ऑफ एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ ट्रेड मैन एंड दस वेयर फाइनेंशियली स्ट्रांग। अब फ्रेंच जो था वो क्या था कि एरिस्टोक्रेसी, ट्रेड में इन लोग का बहुत ज़्यादा बोला बाली था, मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग ट्रेडिंग में रहता था। पूर्वज लोग ही इन लोग के साथ रह रहा तो था उन लोग शुरू से। वो लोग मतलब एरिस्टोक्रेसी मैन था, ट्रेडिंग मैन था, मतलब ट्रेड में लोग ज़्यादा रहता था। ठीक है, इसीलिए वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग भी था, इसीलिए वो लोग पैसे से भी स्ट्रांग था। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाहता है? मतलब आज का जो ज़माना है ना बाबा, जिसके पास पैसा है वही कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। उसके पास नॉलेज है, बहुत चीज़ है, मतलब टैलेंट भी है उसके पास, लेकिन बीच में पैसा आ जाता है, क्योंकि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब हर यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज जो है, जो ज़्यादा पैसा देकर सीट ले लिया है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, और उनका मेहनत जो है ऐसे ही जाया हो जाता है, मेहनत जो है ऐसे ही बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और जब वो घूस लेते हैं तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसके कारण। ठीक है, नहीं कुछ बातें हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, क्या है कि सोशल डिस्पैरिटी लीड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 टू 1960। अब जो ये दोनों के बीच में जो, समझ रहे हो, विषमता जो हुई, मतलब ये विषमता मतलब दोनों के बीच में जो ये अनबन हुआ। अब जैसे कि देखो, मेजोरिटी में वो रह के उसके पास पावर नहीं था, पैसे नहीं था। जो माइनॉरिटी में रह के था उसके पास पावर भी था, पैसा भी था, सब चीज़ था। तो मेजोरिटी वाला को लग रहा होगा, है ना, थोड़ा सा तो लगेगा ही। अब उसके कारण मेजोरिटी वाला को अधिकार नहीं मिल पा रहा है किसी चीज़ में, उसको कोई भी काम करना पड़ रहा है, एडुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, जॉब में हो, तो बहुत ज़्यादा समय लेने के बाद उन लोगों को मिल पा रहा है। तो उन लोग के बीच में क्या हुआ है, एक आपसी तनाव हुआ है डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले कम्युनिटी में। कब? 1950 से 1960 के दौरान उन लोग के बीच में आपसी तनाव हुआ, आपसी तनाव हुआ। उसके कारण लड़ाई भी हो सकता है ना। आप ही के फैमिली में देख लो, आपके पिताजी जो हुए, दो भाई हुए, मान लो सपोज दैट, ऐसा नहीं है कि होगा ही, वो आजकल का जो है बहुत सारा फैमिलीज है उसमें देख लो कि आपके पिताजी जो है दो भाई हुए। ठीक है, और दो भाई हुए, और आपके पिताजी जो है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आपके छोटे भाई की अपेक्षा। और आपकी माता जो है, मतलब आपकी जो दादी जी हुई, आपके पिताजी की जो माँ जो हुई, वो भी आपके पिताजी को ही सपोर्ट करे। तो छोटे वाले को लगेगा कि मम्मी भी हमेशा उसी को सपोर्ट करती है, जबकि उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो उनके और आपके बीच में, आपके पिताजी के बीच में थोड़ा बड़ा कुछ बात का अनबन होगा तो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा। अब वो बोलेगा कि हमको यहाँ पे हिस्सा दो, हम भी उसको बेच के करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढमकाना, 50 को बात, लंदर फंदर जे भी है सब होगा, लाभला सब होगा, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपसी तनाव होगा, धीरे 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 एक आपसी तनाव जो बहुत बड़ा लड़ाई का फॉर्म कर देगा। समझ रहे हो? तो वही चीज़ धीरे धीरे क्या हुआ 1950 से 1960 के दौरान। उससे पहले प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब ये सब होने लगा तो धीरे धीरे डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में दोनों में क्या होने लगा कि आपसी तनाव होने लगा, अनबन होने लगी, थोड़ा बड़ा। ठीक है, अब अनबन होने के कारण
दोनों के बीच में टकराव हुआ, लड़ाई झगड़ा टकराव ये सब होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जो है काउजेज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है काउजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन बेल्जियम। टकराव का कारण क्या था बेल्जियम में, मतलब लड़ाई का कारण क्या था, तनाव का कारण क्या था बेल्जियम में। हम लोग तो जान लिए ना, इतना जाने, अभी हम लोग इतनी सिटी जाने। अरे भाई बेल्जियम जो था, बेल्जियम मतलब वहाँ पे फ्रेंच वाला था माइनॉरिटी में, फिर भी बहुत पैसा लिया मेरा पास यार, पैसे वैसे जाने था। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में टकराव हुआ, तो उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण, पहला कारण जो था, द माइनॉरिटी फ्रेंच वेयर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब मेजोरिटी वाला के लग रहा है कि साला मेजोरिटी में आके इतना पैसा, इतना पावर किससे है उसके पास, अब हमको पास काहे नहीं है, सोच रहा है ना भाई। बतिया तो सही बोला वो, कोई के भी लगेगा कि साला नौकरी कम पैसा के कर रहे थे, फिर भी अगर पास इतना पैसा कहाँ से आ गए, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दिस वाज रिसेंटेड बाय डच हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब डच के लोग भी क्या किए कि उनको भी लगता, उन भी गुस्सा होने लगे धीरे धीरे, मतलब चढ़ने लगा, पारा गर्म होने लगा। जिनको बेनिफिट तो मिलता था, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था, डेवलपमेंट होता था, एजुकेशन भी मिलता था, लेकिन बहुत देर से होता था। अब फ्रेंच वाला तुरंत फट साला तुरंत फट नौकरी दिया, तुरंत आरक्षण मिल गया, तुरंत नौकरी हो जा रहा है उसको। लेकिन डच वाला के हो ही नहीं रहा है, डच वाला के मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन लेट से मिल रहा है, अच्छा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहा है, सब रीजन था। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच। इसके कारण क्या होने लगा, दोनों के बीच में तनाव होने लगा, दोनों के बीच में जब बहुत ज़्यादा अनबन होने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कुछ स्टेप्स लिया गया। अब भाई जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको हटाने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना जी, है, बोलो, कुछ तो करना पड़ेगा ना तुमको। अब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मम्मी पापा कुछ तो सुझाव दोगी, उनकी माँ, आपकी पिताजी की जो माँ हुई, आपकी दादी जो हुई, कुछ तो सुझाव देगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, ताकि हम लोग ये जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको क्या कर सके, हटा सके। इसके लिए कुछ स्टेप्स लिया गया। पहला स्टेप क्या गया, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो पीएम सीएम ये सब जो हुए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट हुए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर में जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स जो बनेंगे, समझ रहे हो, जो मिनिस्टर्स जो बनेगा वो दोनों में इक्वल्स नंबर होना चाहिए। मतलब डच वाला 10 गो डच रहेगा तो 10 गो फ्रेंच वाला भी रहेगा, समझ रहा है। मतलब ऐसे 10 गो फ्रेंच है, 10 गो डच है, मतलब वहाँ पे अमेंडमेंट क्या गया है, एक तरह से इसको बोल सकते हो है कि तनाव को हटाने के लिए, या जो उनके बीच में जो आपसी लड़ाई झगड़ा था उसको हटाने के लिए कुछ सुधार किया गया। सुधार करने के लिए कुछ स्टेप्स लिया गया। कहाँ पर, तो बेल्जियम में। तो पहला स्टेप उसमें से क्या था कि जो इक्वल नंबर का मिनिस्टर्स बनेगा, कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुआ वहाँ पे जो इक्वल नंबर का क्या होगा, मिनिस्टर्स बनेगा। जितना नंबर डच है उतना ही क्या बनेगा, फ्रेंच बनेगा। दूसरा क्या बोला, बाइट्स पावर टू अ स्टेट गवर्नमेंट, बाइट पावर टू अ स्टेट गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या बोला गया, अब जो पावर जो था स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो उसके अंडर काम नहीं करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा उसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, मतलब काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा। कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि अभी जो है सीएम जो है, अभी आप बिहार में हैं, ठीक है, मान लो और भी है अलग अलग, सब ये वीडियो जो देख रहे हैं तो आप अलग स्टेट से भी होंगे। अगर आप अलग स्टेट के हैं तो कमेंट में एक बार लिख देना कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो स्टेट है, तो क्या है कि मान लो कि मैं अभी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जो अभी हैं, तो हमारे यहाँ का सीएम जो हुआ है नीतीश कुमार में। तो नीतीश कुमार क्या है कि हर कार्य करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते नहीं हैं। जैसे उनको एजुकेशन देना है, स्कूल बनवाना है, तो उसको करने से पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे। ऐसा यहाँ पर रूल लाया गया
कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, कोई भी अपने स्टेट में कार्य करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं रहेगा, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम बोलेगा तो हम करें, तुझे बोलेगा वही हम करेंगे। मेरे पास भी अधिकार है कि हम अपने अकॉर्डिंग भी अपना स्टेट को संभाल सकते हैं, अपने स्टेट को चला सकते हैं। ऐसा वो लोग रखा, ऐसे वो सुधार किया। ठीक है, दूसरा क्या बोला, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स भी इन बीच बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो उसका स्टेट जो था, जो कैपिटल था, बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रसेल्स, वहाँ पे क्या किया कि अलग अलग गवर्नमेंट बनाया गया। अलग अलग गवर्नमेंट समझ रहे हो, एक जो पार्टी जो एक कम्युनिटी लिया किसका, फ्रेंच का, एक कम्युनिटी लिया डच का, और दोनों का एक अलग अलग गवर्नमेंट बनाया, और दोनों जो है उसमें एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। समझा? हाँ, क्या सुधार किया गया, मतलब सेपरेट गवर्नमेंट बनाया ब्रसेल्स में, और दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो होगा उस गवर्नमेंट के लिए लड़ाई करेगा, उस गवर्नमेंट के पद के लिए जाएगा। क्लियर? ये 3 अमेंडमेंट जो थे वो बेल्जियम ने किया, जो वहाँ पे तनाव हो रहा था, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेसिंग हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो लोग, उसके बेसिस पे ये 3 अमेंडमेंट किया गया, 3 सुधार किया गया, उन्होंने ये 3 सुधार किया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जो सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया ना, तो उसी में बनाया था क्या, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनाया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट है क्या, ये देखते हैं हम लोग। बहुत आसान है ये तो, इसमें मतलब कुछ नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो अ सोशल ग्रुप ऑफ एनी साइज हुज मेंबर रिसाइड इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी, शेयर गवर्नमेंट एंड ऑफन हैव अ कॉमन कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज़ का एक सोशल ग्रुप बनाया गया जिसमें मेंबर्स जो होंगे, मतलब मेंबर जो होंगे उसके लोकेलिटी के हिसाब से, शेयर गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर उसका जो कल्चर है या हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसके हिसाब से मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मिलनी कहा जाए तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी के अर्थ क्या कर लाता है कि एक ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है एक ग्रुप है जिसके मेंबर्स जो होंगे वो स्पेशल लोकेलिटीज़, लोकेलिटीज़ मतलब समझ रहे हो, स्पेशल लोकेलिटीज़ जो शेयर गवर्नमेंट हुए उसके अकॉर्डिंग, या फिर कॉमन कल्चर हुआ, हिस्टोरिकल हेरिटेज हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो लिया, ग्रुप बनाया गया, जो गवर्नमेंट बनाया गया, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक तरह से कहा जाए तो आरजेडी जो है बिहार में है, तो ये जो है गवर्नमेंट यादव लोग के लिए है, यादव लोग जो होगा उन लोग के लिए है। समझा? तो एक तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट जो हो गया, मतलब क्या, स्पेशली कॉमन कल्चर, जिसका कॉमन कल्चर एग्जांपल में देख लो। मान लो कि हम इंडिया से बिलोंग करते, मतलब हम लोग तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मान लो कि हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, और एक अदर पर्सन बिहार, मतलब मान लो उड़ीसा से एक पर्सन आया बिहार में पढ़ने, उड़ीसा से आया पर्सन्स, उड़ीसा से पर्सन्स आए यहाँ पर रहने लगे, तो हम लोग वो क्या हुआ कि एक वहाँ पे जहाँ पर वो रह रहा तो वहाँ पे कम्युनिटी होगा ना कि वो लोग बिहारी हैं, या फिर स्टेट्स में ही देख लो ना यार, उतना क्या देखना, स्टेट्स में ही देख लो। अब लैंग्वेज के हिसाब से लोग पहचानते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करना है, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से कम्युनिटी हुआ कि ये लैंग्वेज बोल रहा है तो वहाँ के कम्युनिटी है। बिहारी मगही बोल रहा है तो बिहार के हो गया, तमिल बोल रहा है तमिलनाडु के हो गया, केरल बोल रहा है तो केरला के हो गया, उड़िया बोल रहा है तो उड़ीसा के हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिटी बनाया गया। उसी तरह कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो एक सोशल ग्रुप था जिसके मेंबर जो थे एक स्पेशली लोकेलिटी था, या शेयर्ड गवर्नमेंट थे, या फिर उनका कॉमन कल्चर था, या फिर उसके कुछ हेरिटेज थे, कुछ हिस्टोरिकल पहले के जो थे उसके अकॉर्डिंग भी किया गया था। ठीक है, अब कुछ मतलब नोटेड पॉइंट है, कुछ पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। क्या पॉइंट था कुछ, कि वो पॉइंट था, पहला पॉइंट है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था उसको सिलेक्शन किया जाता था। अभी आपके डाउट हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हमने 2 पॉइंट लिखा था कि उसको पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, मतलब पढ़ाना है तो पढ़ना ही है तो पूरे अच्छे से पढ़ें, हर पॉइंट को, हर टॉपिक को डील करते हुए चलें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ऐसा ना लगे कि हमने आप लोगों को जो पढ़ाई दिया वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो। मतलब आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखकर आपका कुछ तो टाइम स्पेंड हो रहा हो, तो हम नहीं चाहते कि वो टाइम जो है आपका वेस्ट हो, ये जो टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो। ठीक है,
तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो चुना जाता था तो उसमें एक पार्टिकुलर लैंग्वेज होता था, स्पीकिंग कम्युनिटीज़। मतलब देखो, पार्टिकुलर लैंग्वेज समझ रहे हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चुना जाता था तो उसका एक लैंग्वेज था, मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज था कि मतलब मगही बोलने वाला है या फिर भोजपुरी बोलने वाला है या तमिल बोलने वाला है, तो उस हिसाब से था, उसी हिसाब के स्पीकिंग कम्युनिटी होते थे। ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब इस गवर्नमेंट के पास जो था वो किस अकॉर्डिंग पावर होता था, तो इस गवर्नमेंट के पास जो पावर था कल्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, या उसी के रिलेटेड इशूज़ का प्रॉब्लम्स इस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो जो कल्चर था, एजुकेशन था, किसके था, किसके लिए था, सॉरी, कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिलेक्शन क्या क्यों किया गया था, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था वो बनाया गया था इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक पार्टिकुलर लैंग्वेज से गवर्नमेंट सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, जो कि एक स्पीकिंग कम्युनिटी था, और ये गवर्नमेंट जो था इसके पास पावर था किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो कल्चरल के रिकॉर्डिंग, एजुकेशन और लैंग्वेज, ये सब से रिलेटेड जितना भी इशू था ये सब का सॉर्ट आउट कौन करता था, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन किया गया था, जो बताए हम, जो भी हम लोग पढ़े हैं यार, यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े हैं, देखो ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं हम लोग सेपरेट गवर्नमेंट, जो हम लोग यहाँ पर देखें सेपरेट गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों का अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, ब्रसेल्स का, मतलब फ्रेंच का, और एक बेल्जियम डच का, दोनों का अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। दोनों में क्या था कि जितना भी रिलेटेड इशूज़ था वो सारा इशूज़ को सॉर्ट आउट करने का काम कौन करता था, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था वो मेंबर था एक स्पेशल लैंग्वेज का, सोशलिटी का, वो सब का एक क्या था, एक स्पेशल लैंग्वेज था, उन लोग का स्पेशल लोग था, उसी के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट हम लोग को पढ़ने को ये है कि द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी नो मैटर वेयर दे लिव। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ठीक है, अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो क्या था, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था मतलब उसका इलेक्टेड जो किया जाता था, लोगों को चुना जाता था, तो वो जो है वो एक लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, एक लैंग्वेज कम्युनिटी से, जैसे डच है तो डच कम्युनिटी बिलोंग कर रहे हैं, तो उसी से सिलेक्ट किया गया। और उसमें ये मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ के निवासी हैं। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लैंड के भी आ गया यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला तो उसको वोट देने को मिला, मतलब उस कंट्री में मैटर नहीं करता कि कहीं के भी रहे, उस कंट्री में वो कहीं का भी रहे उसमें वो चुना जा सकता है, उसमें इलेक्ट हो सकता है, उसमें अपना वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा हो सकता है और वो देख सकता है। ठीक है, ये था हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने जो क्लियर किया, ये जो था हम लोगों ने पूरा ब्राज़ील का जो भी ब्राज़ील कह रहे हैं, बेल्जियम का जो भी था हम लोगों ने देखा, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हुआ, जो डच कम्युनिटी था, और उसका सुधार कैसे हुआ, किस तरह से उन लोगों ने सुधार किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ना ही डच लोगों को प्रॉब्लम हो सके ना ही फ्रेंच लोगों को प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, वहाँ का इथनी कंपोजिशन क्या था बेल्जियम का, हम लोगों ने इस टॉपिक में इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे का टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी बेल्जियम्स का पढ़ा उसी तरह अब हम लोग देखेंगे क्या, श्रीलंका के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, पावर शेयरिंग, फिर लास्ट आ गया पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो हम लोग जो श्रीलंका का टॉपिक है, हम लोग जो है आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे श्रीलंका के टॉपिक के बारे में। और श्रीलंका के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो श्रीलंका के टॉपिक में सबसे पहले जानेंगे श्रीलंका क्या है, मतलब श्रीलंका है जैसे ब्राज़ील जो देखें हम लोग, ब्राज़ील एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे क्या क्या था किसके साथ वो सब, वहाँ का डाइवर्स पॉपुलेशन देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सब ग्रुप्स, श्रीलंका में जो थे सब ग्रुप्स हैं तमिल्स का, वो देखेंगे, एक श्रीलंकन तमिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं, और एक इंडियन तरह तमिल्स पाए जाते हैं, ये देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे मेजोरिटेरियनिज्म, सबसे मेन टॉपिक श्रीलंका का, श्रीलंका में जो मेजोरिटेरिज्म जो था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे स्ट्रगल, क्या क्या वो लोग स्ट्रगल किया श्रीलंकन तमिल जो थे अपना राज लाने के लिए, मतलब अपना अधिकार लेने के लिए उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल्स किया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिविल वार हुआ श्रीलंका में, क्यों सिविल वार हुआ उसका रीज़न देखेंगे, सिविल वार किसको कहते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। जो आज ये वीडियो
जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बोथ स्टोरीज। अब जब दोनों स्टोरी पढ़ लेंगे, बेल्जियम का स्टोरी हमने देखा, उसके बाद श्रीलंका का स्टोरी हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हमको इससे शिक्षा मिल रहा है, हम लोग इससे क्या सीख पा रहे हैं, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग क्या सीख पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये लास्ट ही मतलब लेक्चर, मतलब इसके बाद 2 लेक्चर है, दो पार्ट में लेक्चर रहेगा। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है शायद, तो नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे, लेक्चर 2 डालेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे हम लोग वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल क्यों है, ठीक है। फिर डालेंगे हम लोग इसका 2 रीजन था, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके पीछे का 2 रीजन था, एक प्रूडेंशियल रीजन था, ठीक है, और एक जो होगा मोरल रीजन है, एक क्या है, एक मोरल रीजन है। उसके बाद देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग देखने वाले हैं, पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म पे होता है वो सब देखेंगे। एज ए ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट पावर को शेयर किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स पे पावर शेयर किया जा रहा है, फिर एमंग सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग शेयर किया जा रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप मूवमेंट पे, इस सब पे शेयर किया जा रहा है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डन। इसके बाद हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डन, डन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसका हो जाएगा डन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ के। चलिए थैंक्स आज के लिए।